मित्रों नमस्कार। मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, इससे पूर्व जो हमारी कक्षाएं हुई थी उन कक्षाओं में हमने जिस बिंदु को हमने पढ़ना प्रारंभ किया था उस बिंदु की हम बात करें तो समास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और समास के बारे में बात करें तो समास की बात करें तो समास में हम पढ़ रहे थे एक समास जिसका नाम था तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को मुख्यतः उसके शब्द के आधार पर हमने उसको दो भागों में बांटा था। और जिसमें एक तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है और एक समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो व्यधिकरण तत्पुरुष में हमने पढ़े हैं विभक्ति तत्पुरुष और विभक्तियां कितनी होती है, 6 होती है। उसके बाद हमने पढ़ा नए तत्पुरुष और एक पढ़ा प्रादि तत्पुरुष और एक पढ़ा उपपद तत्पुरुष। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। बात करें समास की तो समास में कौन सा है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समास कौन सा भैया, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का यहाँ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दूसरा भाग है। इन तत्पुरुष का दूसरा भाग है और दूसरे भाग का नाम क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए यहाँ दोनों पदों में दो पद होते हैं। समास के जो समस्त पद होता है या विग्रह वाला जो पद होता है, दोनों उनमें दो पद होते हैं। जो विग्रह वाले पद होते हैं दोनों पदों में समान समान विभक्तियां प्राप्त होती है। यानी दोनों पदों में अब तक जो पढ़ रहे थे उन पदों में अलग अलग विभक्तियां प्राप्त हो रही थी। यहाँ दोनों पदों का मतलब प्रथम पद एवं द्वितीय पद में, यहाँ दोनों पदों में समान विभक्तियां होने के कारण इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जो दोनों पद होंगे दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां नहीं होकर के दोनों पदों में कितनी विभक्तियां होती है, समान विभक्तियां होती है। यहाँ दोनों पदों में समान विभक्तियां होने के कारण इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यूं समझिए दो पद होंगे, दोनों पदों में क्या क्या होगी, दोनों पदों में विभक्तियां क्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, जैसे कृष्ण है सर्पा, कृष्ण है सर्पा। बताओ यहाँ जो कृष्ण शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। विभक्ति कौन सी हुई, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, और यहाँ जो सर्प शब्द है उसमें भी कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है भाई, प्रथमा विभक्ति है। तो दोनों पदों में समान विभक्ति होने के कारण इसे क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम अन्य नाम से जिसको जानते हैं वह नाम है कर्मधारय समास। इसलिए एक सूत्र लिखा गया है और सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखा गया है क्या सूत्र है, तत्पुरुष है समानाधिकरण है, तत्पुरुष है समानाधिकरण है कर्मधारय। तत्पुरुष है समानाधिकरण है कर्मधारय। देखो क्या लिखा गया है, तो इसका मतलब यह हुआ तत्पुरुष जो समानाधिकरण होता है यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। इसलिए इस समास का नाम क्या हो गया, कर्मधारय समास। समास कौन सा प्रारंभ हो रहा है हमारा, इसे हम कह सकते हैं कर्मधारय समास। क्या लिखा गया है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास कहा
जाता है। यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कर्मधारय समास कहा जाता है। किस समास को? यानी समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास होता है उस समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ अब तक हम जो समझते आ रहे थे कि तत्पुरुष समास अलग होता है या कर्मधारय अलग होता है, भाई तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है जिसको हम कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष, और समानाधिकरण का ही दूसरा नाम क्या है? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, बात करें इस समास को कर्मधारय समास जो कहते हैं, इस समास की बात करें तो यहाँ पर पूर्णतः कर्मधारय जातीय देशेषु, जातियों और देश के आधार पर यहाँ लिंग का निर्धारण किया जाता है। यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी वाक्य पर निर्भर करता है, शब्दों पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ बात करें यानी स्त्रीलिंग वाले शब्दों को पुल्लिंग में और पुल्लिंग वाले शब्दों को कभी कभी स्त्रीलिंग में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। ये जो समास है, इस समास की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? 3 प्रकार से। मुख्य रूप से बात करें तो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। देखो, एक तो होता है विशेषण। देखिए क्या होता है? विशेषण। एक होता है विशेष्य। इस चीज को थोड़ा समझना आवश्यक है। ठीक है, एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। देखिए, एक तो होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य, एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय। बताओ विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। 2 चीज हो गई। संज्ञा व सर्वनाम जिसकी विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी मतलब जिसकी बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। वैसे ही जैसे आपने एक पढ़ा होगा उपमा अलंकार। उपमा और उपमा अलंकार में एक तो होता है उपमान और एक होता है उपमेय। यानी उपमेय, उपमान उपमेय की क्या करता है? उपमा बताता है। यानी जिसकी उपमा दी जाती है वह क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। ठीक है, तो जैसे विशेषण होता है, यहाँ एक तो विशेषण हो गया, विशेष होता है, वैसे उपमान और क्या होता है? उपमेय होता है। ठीक है, देखिए विशेषण विशेष्य की बात करें, जैसे अभी हमने एक लिखा शब्द लिखा, अब हम बात करें किसकी? विशेषण और विशेष्य, इसकी बात करते हैं। इस संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे अभी हमने एक शब्द लिखा कृष्ण और एक लिखा था उसके आगे सर्प, लिखा था ना। बताओ कृष्ण का मतलब होता है काला और सर्प यानी सांप, काला सांप। बताओ संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता क्या बता रहा है? कृष्ण बता रहा है ना, ये बता रहा है कृष्ण। तो कृष्ण तो क्या हो गया? विशेषण। कृष्ण क्या हो गया भैया? विशेषण। अब विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। तो बताओ ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। बताओ क्यों? क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। क्यों? क्योंकि काला सांप, सर्प कैसा है? काला, तो काला तो उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। और बताओ काला किसके लिए कह रहे हैं हम लोग? सर्प के लिए कह रहे हैं ना। तो काला यानी विशेषण जिसके लिए जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। तो यह क्या हो गया? विशेष। ठीक है, क्लियर होगी बात? ऐसे ही हम बात करते हैं उपमान और उपमेय की, थोड़ा समझ लेते हैं। एक हो गया उपमान और एक होता है उपमेय। ठीक है, एक शब्द लिखा है जैसे घन। ठीक है, क्या लिखा है? घन। और एक हो गया श्याम। देखिए यहां दोनों में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना हो रही है। घन का मतलब होता है बादल, और बादल यहां क्या है? श्याम। घन के जैसा बादल, यानी बादल के जैसा क्या है? श्याम। बताओ श्याम की तुलना हम किससे कर रहे हैं? बादल के साथ कर रहे हैं। तो बादल ये जो है ना, बादल ये तो क्या हो गया? उपमान हो गया। उपमान यानी जिसकी तुलना जिसके साथ की जा रही है, घन की तुलना किसके साथ की जा रही है? श्याम के साथ। तो ये क्या हो गया? उपमेय। ये क्या हो गया? उपमेय। यानी घन श्याम है, घन इव श्याम है, घन के जैसा है श्याम,
श्याम किसके जैसा है? बादल के जैसा है। बादल कैसा होता है? काला होता है। विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ तुलना हो रही है। ठीक है, बात करें घन, घन का मतलब घन के जैसा क्या है? श्याम। तो बताओ पहले तो ये देखिए उपमान कौन है? घन। अब जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है, बताओ श्याम की तुलना किसके साथ की जा रही है? घन के साथ। इसलिए जिसके साथ तुलना की जाती है वह क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो समास है हमारा, यह समास सामान्यतः मैं बात करूं तो एक तो होता है विशेषण, यहां बात होती है जिसकी विशेषण पूर्व पद क्रमधारी है, एक उपमान पूर्व पद क्रमधारी है, एक होता है उपमेय पूर्व पद क्रमधारी है, और एक होता है विशेष्य विशेषणोभय, यानी दोनों ही उभय में हो वह क्रमधारी है। तो हम जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो हम प्रारंभ करते हैं और एक नंबर पे इसको पढ़ते हैं, और जिसकी हम बात करें हैं विशेषण, विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। किसको पढ़ रहे भाई? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जिस समास में विशेषण, विशेषण का मतलब ये विशेषण जिसकी हमने चर्चा करी, यहाँ विशेषण पूर्व में होगा और विशेष्य क्या होगा? बाद में होगा। पहले नंबर पे कौन सा आ गया? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। कौन सा समास पढ़ रहे हैं? जिसका विशेषण पहले हो और विशेष्य क्या हो? बाद में हो। ठीक है, विशेषणवाचक शब्दों का विशेष्यवाचक शब्दों के साथ जो समास होता है वह क्या कहलाता है? विशेषण पूर्व पद। इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है, और सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषेण, 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 विशेषेण। देखो शब्द क्या लिखा गया है? विशेषणम, सॉरी विशेषणम, 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 विशेषेण, विशेषेण बहुलम, बहुल प्रकार से होता है। बहुलम, विशेषणम विशेषेण बहुलम है। क्या लिखा है? विशेषणम विशेषेण बहुलम, यानी विशेषण का विशेष्य के साथ क्या होता है? समास होता है ना? किसके साथ होता है भाई? विशेषण का विशेषण के साथ क्या होता है? समास। तो यानी विशेषणवाची, विशेषण वाची, विशेषणवाची शब्दों का, शब्दों का विशेष्यवाची, विशेष्यवाची शब्दों के साथ, के साथ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है भाई? कर्मधारय। विशेषण यानी यूं समझिए, यहाँ, यहाँ पूर्व पद के रूप में, पूर्व पद के रूप में विशेषण होता है, विशेषण होता है, एवं, एवं उत्तर पद के रूप में, यानी उत्तर पद यानी बाद वाले पद के रूप में, उत्तर पद के रूप में, उत्तर पद के रूप में विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य होता है। क्या होता है भाई? विशेष्य होता है। यानी पूर्व पद के रूप में विशेषण होता है एवं उत्तर पद के रूप में क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषण, यानी विशेषण विशेष्य यहाँ बहुल प्रकार से यानी प्रधानता होती है। यानी पूर्व पद के रूप में विशेषणवाची शब्दों का विशेष्यवाची शब्दों के साथ कर्मधारय समास होता है। यहाँ पूर्व पद के रूप में विशेषण होता है एवं उत्तर पद के रूप में विशेष्य होता है। जैसे हम बात करें, जैसे क्या होता है, कई बार हम देखते हैं ना, तो कई बार पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ, यानी पुल्लिंग के साथ, किसकी बात कर रहे हैं? पुल्लिंग। और पुल्लिंग के साथ क्या होता है? हमें क्या दिखाई देता है? च, असो। यहाँ जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह वाले जो पदों के बीच में हमें क्या दिखाई देता है? च, असो। क्या दिखाई देता है भाई? पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ। यदि किसी वाक्य का
जो उत्तर पद है उस उत्तर पद में पुल्लिंग वाला शब्द है, तो पुल्लिंग वाले शब्दों के अंत में या मध्य में, या सॉरी पुल्लिंग वाले शब्दों के मध्य में क्या दिखाई देता है? च असो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भैया? च असो। जैसे जैसे अभी हम एक शब्द लिख रहे थे कृष्ण है च, कृष्ण च असौ असौ सर्प। कृष्ण च असौ सर्प। बताओ इसका समस्त पद क्या बनेगा? कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। यदि हम इसका च असौ का प्रयोग करेंगे तो कृष्ण च असौ सर्प। देखिए कृष्ण च असौ, कृष्ण के जैसा है यह सर्प। यह सर्प किसके जैसा है? कृष्ण जैसा है, यानी काला है। यह सांप काला सांप। यह सांप कैसा है? काला सांप है। काले जैसा है यह सांप, यानी काले रंग जैसा है यह सांप। क्या बन गया? कृष्ण सर्प है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कृष्ण सर्प है, काला सांप कृष्ण सर्प है। तो यदि हम इसका प्रयोग करें तो पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ सामान्यतः बात करें तो कभी कभी हमें क्या दिखाई देता है? च असो दिखाई देता है। जैसे बात करूं स्त्रीलिंग की, किसकी बात करें? स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग वाले के शब्दों के साथ भी क्या दिखाई देता है? च असो। जैसे जैसे बात करें महान, है ना, महान। अब यहां महान शब्द की बात करें तो महान पुल्लिंग के लिए होता है महती, महती च असौ, महती च असौ रागी, महती च असौ रागी। बताओ जैसे यहाँ पुल्लिंग होता तो महान च असौ राज्ञ, महाराज्ञ यानी महाराजा। और महान च, तो महान का मतलब महान है जो रानी। तो बताओ क्या? कि महती च असौ राज्ञी। बताओ क्या बनेगा? महारागी, जिसे हम कह सकते हैं महारानी। महान है जो रानी, महान है जो रानी, वह क्या कहलाती है? महारानी। क्या प्रयोग किया गया है? च सो, तो क्या बन गया? महारागी। महती च असौ राज्ञी, क्या बन गया? महारागी। कभी कभी क्या होता है? नपुंसक लिंग वाले जो शब्द होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नपुंसक लिंग की, है ना। इन नपुंसक लिंग वालों में हमें क्या दिखाई देता है? च तत्। क्या देता है? च तत् दिखाई देता है। पुल्लिंग में च असो, स्त्रीलिंग में च असो, नपुंसक लिंग में क्या दिखाई देता है? च असो नहीं, च तत् दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? च तत्। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें जैसे नीलम, नीलम च तत् उत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, है ना। या नीलम च तत् कमलम, नील कमलम, है ना, नील उत्पलम। तो यहाँ देखो भाई नीलम च तत्, यहाँ जो उत्पलम है, जो कमलम है, जो शब्द है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं वह नपुंसक लिंग वाला शब्द है। तो नपुंसक लिंग वाला होने के कारण हमने यहाँ इसके बीच में किसको बिठाया है? च तत् को बिठाया है। तो बताओ इसका समस्त पद जो बनेगा वो क्या बनेगा? नील। बताओ आगे ऊ है ना, तो गुण कार्य कर दें तो क्या बन जाएगा? नील धन उत्पलम, नीलोत्पलम। नील धन उत्पलम से क्या बन गया? नीलोत्पलम। देख रहे हैं नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम। अब यहां देखिए इन दोनों पदों में बात करें, नीला है यह उत्पल, तो ये तो क्या हो गया? उत्पल। नीला, उत्पल कैसा है? नीला है। ये तो इसका हो गया विशेषण, ये होगा उसकी विशेष्य, है ना। तो यानी विशेषण और विशेष्य तो प्राप्त हो ही रहे हैं। हमने यहाँ बीच में, इनके बीच में क्या प्रारंभ कर दिया है? च असौ, च असौ, च तत्। तो नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो हम च तत् का प्रयोग कर सकते हैं, स्त्रीलिंग के लिए च असौ का प्रयोग होगा और पुल्लिंग के लिए च असौ का क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक है, तो नीलम च तत्पल्लम क्या बन जाएगा? नीलोत्पल्लम। ठीक है, पुल्लिंग के लिए बात करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सामान्यतः क्या होता है, कई बार पुल्लिंग वाले शब्दों के बीच में हमें क्या दिखाई देता है? च असौ। तो देखो कैसे क्या बनेगा? कृष्ण च असौ सर्प, क्या बन गया? कृष्ण सर्प। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में भी क्या होता है? च असौ। तो महती च असौ राज्ञी क्या बन गया? महारागी। नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ क्या दिखाई देता है? च तत्। तो बताओ क्या बनेगा? नीलम च तत् उत्पलम, क्या बनता है? नीलोत्पलम। नीलम च तत् उत्पलम क्या बन गया? नीलोत्पलम।
उत्पलम कैसा है, नीला है, उत्पल है यह है। ये पल्लवित जो शब्द है जो हो यहाँ प्रयोग किया गया है, तो यहाँ इसकी क्या है, विशेषता बता रहा है। अब इसके अन्य उदाहरणों की चर्चा करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, अन्य उदाहरणों की। तो अन्य उदाहरणों में हम चाहें तो चय असौ चय तत् इनका प्रयोग नहीं भी करें तो भी कार्य हो जाएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अन्य उदाहरणों की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे अब हम सामान्यतः याद करें विग्रह और बात करें विग्रह के साथ में समास। एक तो होता है हमारा शब्दों का क्या होता है, शब्दों का विग्रह होता है, एक शब्दों का क्या होता है, समास होता है। जैसे महान पुरुष है, महान पुरुष है, महान है जो पुरुष, अगर महान पुरुष भी कह सकते हैं या महान है जो पुरुष, तो बताओ महान च असौ पुरुष है ना, तो बताओ क्या बनता है, महापुरुष, महापुरुष। अगर अभी हमने जैसे पढ़ा था पहले वैसे इसका प्रयोग करें तो वैसे भी हो सकता है, तो महान च असौ पुरुष है, क्या बन जाएगा, महापुरुष है। और ऐसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, महान पुरुष, महापुरुष है, क्या बनेगा, महान पुरुष है। सन वैयाकरण, सन वैयाकरण। ठीक है, से बात करें शब्दों की, जैसे महान ऋषि, महान ऋषि, ऋषि कैसा है, महान है, ऋषि कैसा है, महान ऋषि है। जैसे रक्तम, रक्तम, रक्त का मतलब होता है रक्त, और रक्तम लाल है, कमलम, रक्तम कमलम, लाल कमल, कमल कैसा है, लाल है। या रक्तम उत्पल्लम, तो रक्तम कमलम। ठीक है, देख रहे हैं महान पुरुष क्या बनता है, महापुरुष है, महान पुरुष से क्या बनता है, महापुरुष है। अच्छा देखिए गोर, गोरम, गोरम मुखम, गोरम मुखम, मुख कैसा है, गोरा मुख है, गोरे मुख वाला। बताओ मुख कैसा उसका, गोरा, तो गोरा उसकी क्या है, विशेषता, और जिसकी विशेषता यानी विशेषता किसकी बता रहे हैं, मुख की, तो ये क्या हो गया, विशेष। इन पदों में देख रहे हैं महान पुरुष, पुरुष कैसा है, महान, तो विशेषण क्या हो गया उसका, महान, और जिसकी विशेषता बताने वो कौन है, पुरुष, तो शब्द क्या बन गया, महापुरुष है, क्या बन गया, महापुरुष है। देखो सन वैयाकरण है, वो है महान व्यक्ति, वो क्या बनता है, सत वैयाकरण, अरे सॉरी, महासत, महान पुरुष है, सतपुरुष है, संधन पुरुष से क्या बनता है, सतपुरुष है, और महान व्याकरण से क्या बनता है, महाव्याकरण है। ठीक है, शब्द की बात करें तो बताओ शतधन पुरुष है, संधन पुरुष है। यहाँ क्या प्रयोग किया है, उल्टा उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, शब्द का प्रयोग करें एक बार, सन पुरुष है, सन पुरुष है, तो क्या बनेगा, सतपुरुष है। और महान व्याकरण है, महान व्याकरण है, महान व्याकरण है, बताओ क्या बनेगा, महाव्याकरण है। शब्द क्या है, सत, बताओ क्या बनेगा, सन पुरुष है का क्या बन जाएगा, सतपुरुष है, कैसा पुरुष है, सतपुरुष है, अच्छा पुरुष है। महान ऋषि, बताओ क्या बनेगा, महर्षि, महान है जो ऋषि, अगर इसी को हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो कैसा बन जाएगा, महान च असौ पुरुष महर्षि, या महान च असौ ऋषि महर्षि। रक्तम कमलम, रक्त कमलम, रक्त कमलम, अगर यहाँ ये होता रक्तोत्पल्लम तो रक्तोत्पल्लम। गोरम मुखम, गोरम मुखम, मुखम यानी उसका मुख कैसा है, गोरा, क्या बन जाएगा, गोर मुखम। अरे भाई देखो गोरम च तत्मुखम, तो बताओ गोरम च तत्मुखम। अब इनमें देख रहे हैं क्या आपने ये महसूस किया है कि दोनों पदों में समान विभक्तियां हो रही है। देखो गोरम मुखम, रक्तम कमलम, महान ऋषि, यानी महान में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो ऋषि भी प्रथमा का एक वचन है, सर में एक वचन है तो यह भी एक वचन है, यह भी प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, महान प्रथम पुरुष का एक वचन तो व्याकरण भी प्रथम पुरुष का एक वचन। जैसे नवम भवनम, भवन कैसा है, नया भवन है, बताओ भवन की विशेषता क्या है, नया है,
तो बताओ विशेष्य क्या हो गया, भवनम। तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, महावैयाकरण, महावैयाकरण। बताओ क्या बनेगा, नवे भवनम, भवनम। आपको पता था इसमें जो लिंग होता है ना, लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होगा। तो देखो यहाँ यदि पुल्लिंग का है तो यहाँ पे भी पुल्लिंग का होगा, यहाँ स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग है तो यहाँ पे भी नपुंसकलिंग हो जाएगा। यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो अंतिम पद होता है उसके अनुसार इसका लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे भवनम शब्द क्या है भाई, भवनम। तो भवन में भी क्या बन जाए, नवम जो शब्द है वह भी कैसा हो जाएगा, नवे भवनम। जैसे गौरम मुखम क्या बन गया, गौरमुखम। महान वैयाकरण क्या बन गया, महावैयाकरण। क्या बन गया, महावैयाकरण। अब हम बात करें कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिन शब्दों के अंदर हमें यहाँ कभी कभी च भी दिखाई देता है, कभी यहाँ हमें च के अलावा जो भी दिखाई देता है वर्ण, उसकी हम चर्चा करें। एक सेकंड है, थोड़ा फोन आ रहा है कोई, 1 मिनट। देखिए अब हम बात करें जैसे हमने पहले चर्चा करी। अब यहाँ सामान्यतः महान पुरुष है, महापुरुष है, सन पुरुष है, सत्पुरुष है, महान ऋषि, महर्षि, रक्तम कमलम, रक्त कमलम, गौरम मुखम, गौर मुखम, महान वैयाकरण है, महावैयाकरण है, नवभवनम, नवभवनम। ये हो गए एक अन्य तरीके से उदाहरण। अब हम जैसे मान लो अभी हमने पहले चर्चा करी थी, जैसे कृष्ण च असो सर्प क्या बनता है, कृष्ण सर्प। नीलम च तत्उत्पलम क्या बनता है, नीलोत्पलम। महान च असो राजा क्या बनता है, महाराजा। देखिए एक शब्द लिखा है महान, अब वैसे प्रयोग कर रहे हैं इनका, च असो राज्ञ, महान च असो राज्ञ। शब्द क्या लिखा है भाई, महान च असो, महान च असो। अब देखो राजा, तो राजा शब्द है ना, तो बताओ क्या बनेगा, महान च असो राजा, है ना। तो महान च असो राजा, बताओ क्या बनेगा, महाराजा। क्या बनेगा भाई, महाराजा। तो महाराजा जो शब्द है ना उसका प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, महाराजा। महान च असो राजा, मैती च असो रानी, है ना। तो राजा की रानी होती है ना, तो रागी। तो बताओ क्या बनेगा, महारानी या महारागी। शब्द की बात करें जैसे महान च, महान च असो, असो ईश है। बताओ क्या बनेगा, महान च, जो महा प्लस ईश है, बताओ क्या बनेगा, महान च असो ईश है। बताओ क्या बनता है, महेश है, भगवान शिव। इसके लिए हम कहते हैं ना महान है जो ईश, क्या बनता है, महेश है। जैसे महान च असो आत्मा, बताओ क्या बनेगा, महात्मा। जिसकी महान आत्मा होती है वह क्या कहलाता है, महात्मा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, महात्मा। बताओ शब्द का प्रयोग करेंगे क्या बन जाएगा, महान है जिसकी आत्मा, महान है जिसकी आत्मा, वह क्या कहलाता है, महात्मा। जैसे महान च असो ऋषि क्या कहलाएगा, महर्षि, है ना। धीर च असो पुरुष, धीर पुरुष है, धैर्यवान जो पुरुष होता है ना, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे धीर च, और मिलाकर के लिख दो इसको एक साथ, चासो, धीरा चासो पुरुष है, धीर धैर्यवान पुरुष क्या बन जाएगा, धीर पुरुष है, धीर पुरुष है। धीर यानी धैर्य वाला जो पुरुष है वह क्या कहलाता है, धीर पुरुष है। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। ये सब जो हमने शब्द पढ़े हैं उन शब्दों में आपने देखा होगा कि इनमें एक पद जो विधेय जो पूर्व रूप में प्राप्त हो रहा है वह पूर्व पद के रूप में जो प्राप्त हो रहा है वह क्या है, विशेषण है। और उसके बाद में जो पद प्राप्त होता है वो कैसा है, विशेष्य पद है। चलो आगे चलते हैं। हम द्वितीय विशेषण मतलब हमने जो अभी पढ़ा था विशेषण पढ़ा था, विशेषण पूर्व पद क्रमधार्य पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं उपमान पूर्व पद क्रमधार्य। जिसकी बात कर रहे हैं वह क्या है, देखिए एक तो विशेषण पूर्व पद हो गया। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे, वह क्या है, उपमान पूर्व पद क्रमधार्य। उपमान पूर्व पद क्रमधार्य, उपमान पूर्व पद क्रमधार्य।
देखिए यहाँ जो पूर्व पद होता है उपमान, यहाँ अब विशेषण विशेषण नहीं होगा, यहाँ क्या होगी, तुलना होगी। और तुलना होती है दो व्यक्तियों के मध्य या किसी दो के मध्य में तुलना होती है, या दो से अधिक के मध्य भी हो सकती है। तो यहाँ जो पहला पद होगा वह उपमान होगा और दूसरा पद कैसा होगा, यानी उपमानवाची शब्दों का उपमेयवाची शब्दों के साथ समास होता है। किसका साथ होता है, तो यहाँ एक सूत्र लिखा गया है। सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखा गया है, और सूत्र की बात करें तो सूत्र है उपमानानि सामान्य वचने। सूत्र क्या है, उपमानानि सामान्य वचने, सामान्य वचने। देखो सूत्र क्या लिखा गया है, उपमानानि सामान्य वचने। सूत्र क्या लिखा गया है, उपमानानि सामान्य वचने, यानी उपमान का सामान्य वचन यानी सामान्य शब्दों के साथ में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। यानी उपमानवाची शब्दों का उपमानवाची शब्दों का उपमेयवाची शब्दों के साथ समास होता है, उपमानवाची शब्दों का उपमेयवाची शब्दों के साथ में क्या होता है भाई, समास होता है। किसका, उपमानवाची शब्दों का उपमेयवाची। यानी पूर्व पद के रूप में हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद की बात करें तो उपमान है ना, और उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद की बात करें तो उत्तर पद के रूप में हमें क्या दिखाई देगा, उपमेय दिखाई देगा। जिससे तुलना होती है क्या होता है, उपमेय होता है। सामान्यतः विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में सामान्यतः विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में इव, किसको भाई, इव शब्द को जोड़ दिया जाता है, इव शब्द को जोड़ दिया जाता है। किसको जोड़ दिया जाता है, इव शब्द को जोड़ दिया जाता है। पूर्व पद उपमान होगा, उत्तर पद क्या होगा, उपमेय। और सामान्यतः जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय इन दोनों के बीच में क्या जोड़ देते हैं, इव को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं भाई, इव को जोड़ देते हैं। ठीक है, बात करें किसकी, उपमेय पूर्व पद कर्मधारय की, तो यहाँ उपमेय यानी उपमान पूर्व पद कर्मधारय की बात कर रहे हैं। तो उपमानानि सामान्य वचन सूत्र कहता है कि उपमानवाची शब्दों का उपमेयवाची शब्दों के साथ में कर्मधारय समास होता है, और यहाँ उपमान पूर्व पद में होता है, जबकि उपमेय क्या होता है, उत्तर पद में होता है ना। तो पूर्व पद के रूप में हमें क्या दिखाई देगा, उपमान, और उत्तर पद के रूप में क्या दिखाई देगा, उपमेय। सामान्यतः जब इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दोनों के बीच में हमें क्या दिखाई देगा, इव दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इव दिखाई देगा। दोनों के बीच में क्या होता है, इव दिखाई देता है। ठीक है, बात करें उदाहरण की, इसकी बात करें उदाहरण की। ठीक है, यहाँ दो पदों के बीच में क्या होगी, तुलना होगी। दो पदों के बीच में क्या होगी भाई, तुलना होगी। पहले हम एक दूसरे की विशेषता के बारे में प्रकट कर रहे थे, विशेषता बता रहे थे, और जिसकी विशेषता बता रहे थे वो विशेष्य हो रहा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं उदाहरणों में, तो यहाँ उदाहरणों में क्या हो रही है, तुलना होगी, है ना। तो यहाँ उदाहरण की बात करें तो ये तो एक हो गया हमारा विग्रह, और एक हो गया कोई समस्त पद, विग्रह और समस्त पद। ठीक है, जैसे शब्द की बात करें घन का मतलब होता है बादल, और इव का मतलब जैसा। कौन दिखता है, श्याम की कैसा है, बादल जैसा है। बताओ, श्याम की तुलना किससे हो रही है, बादल से हो रही है ना। तो बादल तो क्या हो गया, उपमान हो गया। और जिसके साथ यानी जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना यानी किसकी तुलना की जा रही है, श्याम की, तो श्याम क्या हो गया, उपमेय। यानी जिसके साथ जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, श्याम की। किसके साथ तुलना कर रहे हैं भाई, घन के साथ। घन का मतलब क्या होता है, बादल, और इव यानी जैसा। कौन है, श्याम है। घन के जैसा कौन है, श्याम है। घन के जैसा श्याम है, इसलिए यहाँ तुलना देखो, ये तो हो गया उपमान। उपमान पूर्व में है, अब बताओ उपमेय बाद में है।
दोनों के बाद में क्या है, उपमेय है। ये बात क्लियर हो गई। उपमान पूर्व में है और उपमेय बाद में है। दोनों पदों के बीच में हम किसको जोड़ देते हैं, दोनों के बीच में हम जोड़ेंगे किसको, इव को। किसको जोड़ेंगे, इव को। तो यहाँ देखो क्या जोड़ दिया हमने, इव जोड़ दिया। ठीक है, तो पूर्व पद क्या हो गया, उपमान, और उपमेय क्या हो गया, बाद में। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों को जोड़ के समस्त पद बनाएंगे तो घन श्याम, तो क्या बन जाएगा, घन इव श्याम है, घन श्याम है। घन इव श्याम है, क्या बन गया, घन श्याम है। इतना गोरा है कि गोरा मुख नहीं है, अब विशेषता नहीं बता रहे उसका मुख गोरा है, नहीं। यानी मैं कहूं कि गोरमुख, गोरा यानी है मुख है जिसका, तो गोरा है मुख, उसकी क्या हो गई, विशेषता। अब मैं कहता हूं नहीं, इतना गोरा है, कितना, कर्पूर इव गोबर, गोरा है, कर्पूर इव गोरा है, कर्पूर जितना क्या है, गोरा। देखो वहां हमने क्या किया था, गोरम मुखम, गोरम मुखम, मुखम लिखा था, तो यहां भी हमने गोरे के साथ भी क्या कर दिया था, गोरम, क्योंकि उत्तर पद के अनुसार प्रथम पद का निर्धारण, लिंग का निर्धारण भी होगा। यहां देखिए, अब यहां हम विशेषता नहीं बता रहे हैं, हम तो इसकी तुलना कर रहे हैं, किसी की तुलना कर रहे हैं। इव गोरा, इतना गोरा है, कितना गोरा है, कर्पूर इव है, कर्पूर यानी कपूर के जैसा गोरा है। सफेद जैसा कपूर होता है वैसा ही वह क्या है, कपूर के जैसा है, यानी गोरा कितना है, कर्पूर जैसा है। कर्पूर इव गोरा है, बताओ, कर्पूर इव गोरा, इव यानी जैसा, गोरा यानी गोरा है, गोरा कितना है, कर्पूर जैसा है। चंद्र इव मनोहर है, शब्द की बात करें तो क्या बनेगा, चंद्र इव मनोहर है, चंद्र इव मनोहर है, बताओ, चंद्र इव मनोहर है। गज, गज का मतलब होता है हाथी, इव, इव यानी जैसा। स्थूल, स्थूल का मतलब होता है मोटा, इतना मोटा है, हाथी जैसा है। मोटा कितना है, हाथी जैसा। बताओ, हाथी के साथ तुलना कर रहे हैं, हाथी के साथ विशेषता बता रहे हैं, नहीं भैया, विशेषता नहीं बता रहे हैं हम। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं, और तुलना किसके साथ कर रहे हैं, तुलना उसकी हाथी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बात करें, दूध जैसा सफेद है, दुग्धम, दुग्धम इव धवलम, दूध जैसा धोला है, धोला का मतलब, धोला का मतलब सफेद है। दुग्धम इव धवलम, दुग्ध के समान क्या है, धवल है, सफेद है, दुग्ध जैसा सफेद है। मृगी इव चपल, चालाक, और मृग का मतलब होता है हिरण, तो मृगी इव चपला, चपला, मृगी इव चपला, मृगी इव चपला। देखिए शब्दों की बात करें, नीरद इव श्याम है, नीर श्याम है, तो देखिए यहाँ पर मृगी यानी मृग के समान क्या है, चपल है। इन शब्दों में आप देख रहे हैं, इन शब्दों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकी तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तुलना कर रहे हैं। कर्पूर इव गोरा, कर्पूर का मतलब कर्पूर के समान क्या है, गोरा है। चंद्रमा इव मनोहर है, चंद्रमा के समान मनोहर है ना, मन को हरने वाला है। गज इव स्थूल है, गज के समान स्थूल है। दूध के समान धौला है। मृगी, मृगी के समान है, हिरण के समान चालाक है। तो बताओ, अब हम समस्त पद बनाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, कर्पूर गौरह, कर्पूर गौरह। चंद्र मनोहर है, चंद्र मनोहर है। ठीक है, गज इव स्थूल है तो क्या बनेगा, गज स्थूल है, गज स्थूल है। बताओ, दुग्ध, दुग्ध धवलम, दुग्ध धवलम, और यहाँ क्या बनेगा, मृग चपला, क्या बनेगा, मृग चपला। मृग यानी हिरण के समान क्या है, चालाक है। वो तो कैसा है, मृग चपला, मृग चपला। देख रहे हैं कि इन पदों में आप सबको यहाँ क्या दिखाई दे रहा होगा, उपमान पूर्व में दिखाई दे रहा है और उपमेय बाद में दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ गए। इन दोनों के बीच में क्या दिखाई देता है, इव, 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 इव यानी जैसा, जैसा, जैसा। तो पूर्व पद के रूप में यहाँ क्या दिखाई देता है, उपमान, और उत्तर पद के रूप में हमें क्या दिखाई देता है, उपमेय दिखाई देता है। ठीक है, चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसका तीसरा जो नियम उसकी हम बात करते हैं। एक है उपमेय पूर्व पद कर्मधार्य, उपमेय पूर्व पद कर्मधार्य। देखो अब हमारे सामने क्या आएगा, उपमान पूर्व में नहीं आएगा, अब तो क्या आता है, उपमेय पूर्व में आता है। देखो
सूत्र क्या कहता है? उपमितम उपमितम व्याघ्रादिभिः, उपमितम व्याघ्रादिभिः। सूत्र क्या लिखा गया है? उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखा है उपमितम उपमितम व्याघ्रादिभिः, उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। कि यहां पर क्या होता है? उपमेयवाची शब्दों का अब पहले किसका प्रयोग होगा? उपमेय का प्रयोग होगा। उल्टा हो गया ना। जैसे हमने पहले उपमान का उपमेय के साथ किया था, अब यहाँ क्या होगा? कार्य उल्टा होगा। उल्टा का मतलब उपमेय का पूर्व पद होगा। तो उपमेयवाची शब्दों का उपमानवाची शब्दों के साथ, यानी सूत्रार्थ हुआ। और सूत्रार्थ का मतलब ये उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। तो व्याघ्र आदि, व्याघ्र का मतलब सिंह, व्याघ्र, नर, सिंह आदि जो शब्द है ना, व्याघ्र सिंह आदि शब्दों के साथ पूर्व प्रयोग होगा, है ना। तो यानी उपमेयवाची शब्दों का यूँ समझिए आप, तो इसको उपमेयवाची शब्दों का उपमेयवाची शब्दों का उपमानवाची, उपमान का मतलब उपमानवाची व्याघ्र सिंह आदि, है ना। उपमानवाची शब्दों के साथ समास होता है। देखिए, उपमेयवाची शब्दों का उपमानवाची, यानी उपमान में क्या क्या आएंगे? व्याघ्र, सिंह, जो भी आदि शब्द हैं, उन आदि शब्दों के साथ में क्या होता है? समास होता है। किसका? उपमेयवाची शब्दों का उपमानवाची शब्दों के साथ में क्या होता है भैया? समास होता है। क्या होता है? समास होता है। ठीक है। सामान्यतः इनका प्रयोग करेंगे व्याघ्र आदि का, है ना। और देखो, अब यहाँ दोनों पदों के बाद में, है ना, जैसे हमने दोनों पदों के बीच में लाया था, यहाँ विग्रह करते समय दोनों पदों के बाद इव शब्द को जोड़ा जाता है। इव शब्द को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा था भाई? इव शब्द को जोड़ा जाता है। किसके बाद में? विग्रह करते समय दोनों पदों के बाद किसको जोड़ा जाता है? इव शब्द को जोड़ा जाता है। ठीक है। पहले हम मध्य में जोड़ रहे थे, दोनों के बीच में जोड़ रहे थे, लेकिन वहां क्या है? उपमान पूर्व में था, उपमेय बाद में था, या उपमेय पूर्व में है और उपमान बाद में है। अब जैसे यहाँ विपरीत कार्य होगा, है ना, तो जैसे इसकी तुलना करेंगे लेकिन उल्टा करेंगे। उल्टा काम कैसे? नरसिंह के समान है, हा? तो ये सिंह के जैसा है। कौन? नर यानी मनुष्य, शेर के जैसा है। तो यहाँ तुलना उल्टी हो रही है। तो यहाँ शब्दों की बात करें तो यहाँ पर एक तो हो गया हमारे उदाहरणों की बात, और उदाहरणों में बात करें तो ये तो हो गया विग्रह, और विग्रह का क्या होता है भैया? समास। तो ये हो गया समस्त पद। ठीक है, समस्त पद। जैसे शब्द लिखा है नरसिंह, बताओ, सिंह नर है। अब सिंह नर है, सिंह जैसा है नर, मनुष्य, जबकि यहाँ पे क्या हो गया? नरसिंह है। नर कैसा हो गया? सिंह जैसा है। तो बताओ, तो यहाँ एक शब्द लिखा है मैंने, समस्त पद लिखा है। अब इस समस्त पद की बात करें तो समस्त पद में देखो, यहाँ आपको दिख रहा है एक तो पूर्व पद, और पूर्व पद के रूप में यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? उपमेय, और उत्तर पद के रूप में हमें क्या दिखाई दे रहा है? उपमान। ये तो क्या हो गया? उपमेय, और ये क्या हो गया? उपमान। ठीक है, समझाने के लिए आपको लिखा है ये सब। अब जैसे हम विग्रह की बात करें, जब इसी शब्द की विग्रह की बात करें तो विग्रह लिखते हैं हम विग्रह का कार्य प्रारंभ करें, किसका काम करें? विग्रह का। तो बताओ क्या बन जाएगा? विग्रह करेंगे तो नर है, नर यानी मनुष्य। कैसा है? सिंह ही वह, सिंह जैसा है, जबकि सिंह जैसा है नहीं। मनुष्य सिंह जैसा थोड़ी है, नहीं, लेकिन जो नरसिंह अवतार का, जहाँ भगवान श्री विष्णु का नरसिंह रूप में जो अवतार हुआ उसके बारे में कह रहे हैं कि नर कैसा है? सिंह ही वह। तो बताओ रूप क्या बनेगा? समस्त पद। इसका समास जो होगा वो क्या बन जाएगा? समास या समस्त पद।
समस्त पद होगा वह क्या होगा भाई, समस्त पद की बात करें तो कैसा है, नरसिंह है, नरसिंह। जैसे पुरुष व्याघ्र इव, पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष कैसा है, व्याघ्र जैसा है, तो बताओ क्या बन जाएगा, पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र। पुरुष कैसा है भाई, व्याघ्र के जैसा है, नहीं पुरुष व्याघ्र नहीं भैया, पुरुष तो सिंह जैसा भी है, और सिंह को हम पुरुष भी कह सकते, व्याघ्र भी कह सकते हैं, तो पुरुषः सिंह इवः क्या बन जाएगा, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, सिंह के जैसा कौन है, वह पुरुष, वह पुरुष सिंह जैसा नहीं है, तो पुरुष सिंह। देखो यहाँ तो किसका प्रयोग किया गया है, उपमेय का, और यहाँ कौन आ रहा है, उपमान आ रहा है, तो पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। से मुखम, मुखे, कमलम, कमलम, तो चाहे तो हम इसको कमलम, मुखम कमलम इव, मुख कमल जैसा है, तुलना किससे कर रहे हैं हम, कमल के जैसे, तो उल्टा हो गया, कमल मुख होता तो कमलम मुखम, तो कमल जैसा मुख, लेकिन यह मुख किसके समान है, कमल जैसा है, यानी कमल कैसा है, मुख जैसा है, तो बताओ क्या बन जाएगा, मुख कमलम, मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुखम यानी मुख कमल जैसा है, कमल के जैसा क्या है, कमलम जैसा दिखता है, मुख कमल जैसा है, तो बताओ क्या बनेगा, मुख कमलम। पार्थिव, पार्थिव, पार्थिव चंद्रः इव, पार्थिव चंद्र है, पार्थिव चंद्र है। देखिए इन सभी शब्दों में आपने देखा होगा कि पूर्व रूप में, यानी पूर्व पद जो है वह उपमेय है, दूसरा पद क्या है, उपमान है, तो पूर्व पद के रूप में यहाँ देखो नर है, और उपमान के रूप में सिंह है, तो नर धन सिंह है, नर सिंह इव क्या बन गया, नरसिंह है। पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र। बात करें पुरुषः सिंह इव, पुरुष सिंह, मुखम कमलम इव, मुख कमलम, पार्थिव चंद्र इव, पार्थिव चंद्र। इसी के साथ सामान्यतः बात करें तो जो कर्मधारय समास है वह समाप्त होता है। देखिए एक सूत्र है, अलग से चर्चा करते हैं हम थोड़ा। एक सूत्र है यानी नियम, नेक्स्ट नियम है जो भी है, नियम 1, ये अलग से नियम है। अरे एक सूत्र है दिक् संख्य, दिक् संख्य, दिक् संख्य, देखो संख्या जो शब्द लिखा है ना, संख्य, दिक् संख्य संज्ञायाम, दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र लिखा गया है। क्या सूत्र लिखा गया है भाई, दिक् संख्य, बात करें दिक् संख्य संज्ञायाम, दिक् संख्य संज्ञायाम लिखा गया है। दिक्, दिक् का मतलब दिशावाचक, दिशावाची, दिक् का मतलब क्या होता है भाई, दिशावाची। देखो सूत्र ये कहता है दिक् संख्य संज्ञायाम, सूत्र ये कहता है कि दिक् संख्य, दिक् का मतलब होता है दिशावाची, और संख्यावाची शब्दों के साथ कोई संज्ञा हो, संज्ञा का मतलब किसी संज्ञा के होने पर, यानी संज्ञा अर्थ में, यानी दिशावाची और संज्ञावाची शब्दों का संबंधों के साथ संज्ञा अर्थ में समास होता है। यानी दिक् का मतलब होता है दिशा, और संख्या, दिशावाची और संख्यावाची, संख्यावाची। देखो दो पद आ गए, दिक् का मतलब होता है दिशावाची और संख्या का मतलब संख्यावाची। दिशावाची और संख्यावाची शब्दों का, शब्दों का, शब्दों का, शब्दों का सुबंतों के साथ, सुबंतों के साथ, सुबंतों के साथ संज्ञा अर्थ में, संज्ञा अर्थ में, कौन से अर्थ में, संज्ञा अर्थ में, अर्थ में कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास
होता है। देखिए क्या क्या लिखा है। दिक, दिक का मतलब होता है दिशा, और संख्या, संख्या का मतलब होता है संख्या, और संज्ञा यानी संज्ञा। तो दिशावाची और संख्यावाची शब्दों का सुबंतों के साथ संज्ञा अर्थ में यानी संज्ञा वाले पदों के साथ में क्या होता है, समास होता है। कौन सा समास होता है भाई, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, दिशावाचक, दिशा का मतलब दिशा का बोध कराने वाले, और संख्या का मतलब संख्या का बोध कराने वाले शब्दों की जब बात होती है तो उन शब्दों के साथ में यानी इनका क्या होता है, समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय। यानी संख्या और संज्ञा दोनों की जब बात होगी और दिशावाचक शब्द हो या तो, है ना, और यदि क्या हो संख्यावाची शब्द हो और उनका संबंधों के साथ अगर संज्ञा अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। और इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं। किन की बात कर लेते हैं, उदाहरण की। उदाहरण की बात करें तो हम करें विग्रह और एक करते हैं समस्त पद। तो विग्रह की जैसे उत्तरा, उत्तरा दिशा है ना, उत्तराहा, उत्तर दिशा में रहने वाले पांचाल, पांचाल देश में रहने वाले पांचाल किस दिशा में, उत्तर दिशा में, तो उत्तराहा पांचाला, उत्तराहा पांचाला, उत्तराहा। देखो उत्तर में रहने वाले कौन है, पांचाल, और पांचाल देश में रहने पांचाल हैं। तो बताओ यहाँ समस्त पद की बात करें तो समस्त पद जो होगा तो समस्त पद की बताओ क्या करेंगे, विग्रह, उत्तराहा पांचाला। बताओ शब्द की बात करें, उत्तराहा पांचाला। उत्तरा यानी उत्तर में, पांचाल के उत्तर में, उत्तर दिशा का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो दिशावाचक और पांचाल अर्थवान पद संज्ञार्थ में होने, सुबंत के साथ संज्ञार्थ होने पर, दिशावाचक और संज्ञा वाला पद होने पर हम क्या करते हैं, कर्मधारय समास करते हैं। तो क्या बन जाएगा, उत्तरा, उत्तरा क्या बनेगा भाई, उत्तरा पांचाला, उत्तरा पांचाला। शब्द की बात करें तो क्या बन जाएगा, उत्तरा, यहाँ देखो उत्तराहा पांचाला। ठीक है, जैसे शब्द, अब देखो संख्या की बात करता हूँ, सप्तः ऋषय, सप्त ऋषय, षोडशे, षोडशे संस्कारा, षोडशे संस्कारा, है ना, षोडशे संस्कारा। तो यहाँ देखिए सप्तविंशति, सप्तविंशति नक्षत्राणि, नक्षत्राणि, सप्तविंशति नक्षत्राणि। बताओ इसका क्या करेंगे, सप्तर्षय, सप्तर्षय ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी आप सही सप्तऋषय अलग अलग भी लिख सकते हैं। सप्तऋषय तो री का हमने कर दिया तो सप्तर्षय। ठीक है, षोडश संस्कारा, बताओ षोडश क्या है, षोडश संस्कारा, षोडश संस्कारा। बताओ क्या बनेगा, सप्तविंशति नक्षत्राणि, सप्तविंशति, विंशति नक्षत्राणि, 27 क्या है, नक्षत्र हैं। तो यहाँ देखिए जब हम लोगों ने प्रयोग किया दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों के साथ समर्थ पद हो तो समर्थ पदों के साथ भी कर्मधारय समास होता है। सूत्र क्या कह रहा था, सूत्र की बात करें अलग से नियम है, दिक् संख्यीय संज्ञायाम, दिशावाचक और संख्यावाची शब्दों के साथ सुबंतों के साथ संज्ञा अर्थ में, कौन से अर्थ में, संज्ञा अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है भाई, कर्मधारय समास। जैसे बात करें यहाँ देखो दिशावाचक है, उत्तरा, उत्तर दिशा है ना, उत्तरा पांचाला, तो संज्ञा अर्थ है ये, संज्ञा यानी सामर्थ्य पद का संज्ञा अर्थ में होने पर उत्तरा पांचाला, उत्तरा पांचाला। सप्तऋषय देखो संख्या गई में तो संख्या का संज्ञा के साथ समास हो रहा है तो सप्तऋषय, सप्तर्षय। षोडश संस्कारा, षोडश संस्कारा। सप्तविंशति नक्षत्राणि, सप्तविंशति नक्षत्राणि। जैसे पूर्वायु काम समी, पूर्वायु काम समी, पूर्व का मतलब पूर्व दिशा है। जैसे पंचावयव, पंचावयव, तो कहने का मतलब ऐसे कोई भी उदाहरण हो जिनके यहाँ की यदि दिक् संज्ञा यानी दिशावाचक शब्द हो और उसके बाद संज्ञा यानी समर्थ पद हो, सुबंत का संज्ञा वाले पद हो, या कोई संख्या वाला पद हो और उसके साथ में संज्ञा वाला पद हो, संज्ञा मतलब समर्थ संज्ञा हो, तो भी वहां कर्मधारय समास होता है। देखिए कर्मधारय का एक भेद होता है जिसका होता है द्विगु समास। वह द्विगु ये कहता है कि कर्मधारय से पूर्व है, संख्या पूर्वे द्विगु, यदि संख्या पहले आती है तो द्विगु भी होता है। यहाँ पे भी हमने संज्ञा की है लेकिन संख्या के साथ में हमने क्या किया है, समर्थ सुबंत संज्ञा वाला पद शामिल किया है, यानी समर्थ यानी सुबंतों का संज्ञा के साथ समास किया है, यानी संख्या और दिशा दोनों चीज लिए ना, तो दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों के साथ
समर्थ यानी सुबंत वाला पद हो, यानी संज्ञा वाला पद, यानी सुबंतों का संज्ञा अर्थ में, संज्ञा के अर्थ में यहाँ कर्मधारय होता है। जबकि वहाँ जब हम पढ़ेंगे तो संख्या पूर्व द्विगु कहता है कि संख्या पूर्व में हो तो फिर समास कौन सा होता है? द्विगु। कौन सा समास होता है भैया? द्विगु समास होता है। और वहाँ अभी उसके बारे में इसका भेद है, वह किसका भेद है? यानी यूँ समझिए कर्मधारय का एक भेद है जिसका नाम है द्विगु। तो यहाँ कर्मधारय हमारा समाप्त होता है। इससे आगे की जो हमारी कक्षा होगी उस कक्षा के बारे में, उस कक्षा में हम द्विगु समास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।